सोशल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर कक्षा 10वीं में वीडियो संख्या 8 जो कि पाठ 1 है कक्षा 10 में स्वर्णिम भारत, उसका 8वां भाग लेके हम उपस्थित हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने शुंग वंश तक का इतिहास पढ़ लिया था, मौर्यकालीन प्रशासन और फिर मौर्यकालीन जो समाज था उसके बारे में पढ़ते हुए हम शुंग वंश की स्थापना और शुंग वंश के अंत को पढ़ चुके हैं। आज हम शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश की स्थापना और सातवाहन वंश को पढ़ेंगे। तो सातवाहन वंश की जो स्थापना थी वो आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदी की जो घाटियाँ हैं, आंध्र प्रदेश, वर्तमान आंध्र प्रदेश, उसमें सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नाम से विख्यात है, यानी आंध्र वंश और सातवाहन वंश। यानी सातवाहनों का जो करते थे सवारी, उसको सातवाहन वंश कहा गया। आंध्र और सातवाहन दोनों नाम से ये विख्यात था। सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन करें, देखते हैं। सिमुक सातवाहन वंश का प्रथम शासक था। सिमुक ने ही सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सिमुक का जो राज्यकाल था 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 37 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिणी भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। यानी पूरे दक्षिणी भारत पर सातकर्णी प्रथम जो था सातवाहन वंश का शासक, उसने पूरे दक्षिणी भारत पर एकमेव शासन किया। ये प्रश्न आता भी है। सातकर्णी प्रथम की राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। पूछ सकते हैं कि सातकर्णी प्रथम की राजधानी कौन सी थी, तो आधुनिक पैठन यानी प्रतिष्ठान। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहन वंश की शक्ति में कमी होने लगी और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश भी कहा जाता है। यानी सातकर्णी प्रथम के बाद कमजोर जो सातवाहन वंश के कमजोर शासक थे, उस दौरान उनकी शक्ति, सातवाहन वंश की शक्ति कम हुई और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन प्रारंभ हो गया, जिसको पश्चिमी क्षत्रप वंश भी कहा जाता है। इसके बाद पढ़ें, सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। यानी जो सातकर्णी प्रथम के बाद जो कमज़ोर हुए थे और महाराष्ट्र में शक वंश का, जिसको पश्चिमी क्षत्रप भी कहा जाता है, प्रारंभ हो गया था, तो कुछ हिस्से सातवाहन वंश के चले गए थे सातकर्णी प्रथम के बाद जो शासक आए थे सातवाहन वंश के। लेकिन सातवाहन वंश के 23वें शासक ने, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से प्रसिद्ध था, उसने वापिस उन पश्चिमी क्षत्रपों को हरा के और अपनी शक्ति और समृद्ध सत्ता जो है वो पुनः स्थापित की। विशिष्ट पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया, जिससे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। यहाँ इनके बीच में विवाह संबंध भी स्थापित हो जाते हैं शक और सातवाहनों के बीच में। आगे बढ़ें। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री ने उज्जैन के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यानी इसके जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं सातवाहन वंश की बात की जाए तो सिमुक ने इसकी स्थापना की है, उसके बाद सातकर्णी प्रथम है, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी है और उसके बाद यज्ञश्री। ये प्रमुख शासक हुए हैं 40 के। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। यानी जलपोत का अगर उसकी मुद्रा पर अंकित है तो इसका अर्थ है कि
जलपोत से इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि समुद्र तक उसका राज्य जो था वो विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक यानी सातवां वंश के सभी शासक जो थे वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यवनों शकों से संघर्ष करते रहे। हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वैदिक यज्ञों को और वर्ण व्यवस्था को वापस समाज में उन्होंने प्रतिष्ठापित किया और यवनों शकों से वो लगभग अपने कार्यकाल में संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध और जैन विहारों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हिंदू धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ वैदिक यज्ञों और जो समाज में प्रतिष्ठाएं, जो चीज़ें चल रही थी पहले संस्कृति और सभ्यता हिंदू धर्म की, उसको उन्होंने प्रतिष्ठित किया दोबारा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बौद्ध और जैन जो विहार थे और चैत्य थे उनको भी उन्होंने प्रभुत्व यानी बहुत सारा दान उन्होंने दिया। चैत्य और विहार थोड़ा सा यहाँ देख लें, चैत्य और विहार क्या होता है। वर्तमान बिहार जो है वो बिहार के नाम से ही आगे चल के बिहार कहलाया है। बिहार और चैत्य में ये संबंध होता है कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे तो वो जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेके और फिर अगर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, संन्यास ग्रहण करने के बाद वो जगह जगह जाके विचरण करते हुए, विहार करते हुए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देते हैं, तो उसको कहा जाता है विहार। जहाँ वो रुकते हैं, जहाँ वो निवास करते हैं। मान लो जयपुर से रवाना होके बौद्ध धर्म का कोई भी भिक्षु जो शिक्षा और दीक्षा देने का काम करता है और अजमेर जाता है, तो अजमेर अगर वो कहीं रुकता है तो उसको कहा जाएगा, निवास करता है अपना, रात में वो आराम करने की जो जगह होती है उसको विहार कहा जाता था। लेकिन वे विहार आगे जाके चैत्य हो गए। चैत्य क्या हो गए, जैसे वहाँ विहार में पूरी रात अपना आराम किया, उसके बाद पूजा पाठ का जो स्थल होता था उसको चैत्य कहा जाता था। विहार और चैत्य में यही अंतर था कि जहाँ आराम करते थे उसको विहार कहा गया और आराम करने के बाद अपनी पूजा पाठ और ध्यान करते थे उसको चैत्य कहा गया। तो चैत्य और विहार बनाने के लिए सातवाहन शासकों ने बहुत सारा दान उन्होंने दिया। आगे चलें तो आगे देखते हैं, उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। किन्होंने? सातवाहन शासकों ने, जिसे अग्रहार कहा जाता था। सातवाहन राजाओं द्वारा बनवाया गया कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। यह 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ दो बातें हैं, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने प्रारंभ की थी, उसको अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार किसे कहते हैं? जो सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जाती थी उसको अग्रहार कहा गया। और कार्ले का जो चैत्य था बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी जो बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते थे जिस जगह बैठ के, उसको चैत्य कहा गया। तो कार्ले का जो चैत्य है वो 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। ये वास्तुकला का बड़ा अद्भुत उदाहरण है। ये महाराष्ट्र में है और इस प्रकार के चैत्य सातवाहन शासकों ने अनुदान खूब दिए, इनमें खूब चैत्य और विहारों की उन्होंने निर्माण करवाया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।